जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी साइंस पीवाईक्यू के तीसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने बिहार एसएससी साइंस पीवाईक्यू का दूसरा क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था जो आपके पिछले बिहार एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग आपके 2015 में जो बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है उसमें जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी देख पा रहे हो। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? पीछे के सेशन में भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था और आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब यहाँ पे हरे रंग के पदार्थ की बात की जा रही है तो हम लोग सीधे सीधे किसका नाम लेंगे? क्लोरोफिल का नाम लेंगे। और हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे क्लोरोफिल हो जाए। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, ये जो क्लोरोफिल है, ये जो क्लोरोफिल है, ये प्लांट में कहाँ पे रहता है? आप सबों को ध्यान में रखना होगा। ये क्लोरोप्लास्ट में रहता है। कहाँ पे रहता है? क्लोरोप्लास्ट में रहता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सर, रहता है। कहाँ कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट। इसको क्या बोला जाता है हिंदी में? इसको हिंदी में हरित लवक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हरित लवक बोला जाता है। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे कोई ये पूछ दे और आपके ऑप्शन में भी है कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो आप सभी याद रखना, ये जो है ये पादप का कोशिकांग है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? पादप का कोशिकांग है, यानी कि सेल ऑर्गेनेल। क्या है? पादप का कोशिकांग है, यानी कि सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल्स किसको बोलते हैं? तो आप सभी कहते हैं इस तरह हम लोग के बॉडी में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग तरह के अंग होते हैं। ठीक उसी तरह जो हम लोग के शरीर की कोशिका होती है या फिर प्लांट के शरीर की कोशिका होती है, उसमें भी कोशिका के द्वारा अलग अलग फंक्शन किया जाता है। और कोशिका के अलग अलग फंक्शन को संपन्न करने के लिए कोशिका के अंदर भी क्या होते हैं? तो सर अंग होते हैं और उसी को क्या बोला जाता है? कोशिकांग या फिर इंग्लिश में सेल ऑर्गेनेल्स। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में रहता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो पादप का एक कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनेल। दूसरा ऑप्शन आपका क्लोरोप्लास्ट ही था, जो कि आप सभी समझ गए। ध्यान में रखेंगे, इसको हरित लवक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हरा रंग का वर्णक पाया जाता है। या क्यों बोला जाता है? तो आप सभी कहेंगे कि इसमें हरा रंग का वर्णक पाया जाता है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला CHCl3 होता है। क्या होता है? CHCl3 होता है। आप कहेंगे ये है क्या? तो ध्यान में रखेंगे कि ऑपरेशन वगैरह करने के लिए मरीजों को जो बेहोश किया जाता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी इसका एज अ यूज क्या लिख सकते हैं? तो एज अ यूज लिख सकते हैं कि चिकित्सा जगत में मरीजों को चिकित्सा जगत में मरीजों को बेहोश करने हेतु चिकित्सा जगत में मरीजों को बेहोश करने हेतु उपयोग में लाया जाता है। हेतु उपयोग में लाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लोरोफॉर्म जो है इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, जो आपका क्लोरोफॉर्म है इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि इसका आईयूपीएसी नेम ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। क्या होता है? ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। तो अगर आपसे कहीं पे भी क्लोरोफॉर्म की बात की जाए, आप कहेंगे फॉर्मूला CHCl3 होता है। उपयोग क्या है? तो चिकित्सा जगत में मरीजों को बेहोश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये जो क्लोरोफॉर्म है ये किस प्रकार का कंपाउंड है? तो आप कहेंगे ये जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि कार्बनिक यौगिक है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन भी है और साथ ही साथ हाइड्रोजन भी है। उम्मीद करते हैं समझ पाए हो।
चलते हैं अगले क्वेश्चन। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि शुष्का छिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शुष्का छिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी पहले ये बताओ, यहाँ पे ये शुष्का छिकोप किसको बोला जा रहा है? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि शुष्का छिकोप को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग जीरोप्थेल्मिया कहते हैं। आप इसको इंग्लिश में इस तरह से लिख सकते हैं या फिर हिंदी में भी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जीरोपथलमिया कहते हैं। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि ये कहाँ होने वाला रोग है? तो ये जो आपका जीरोप्थेल्मिया रोग है, ये आंख में होने वाला रोग है। ये क्या है? आंख में होने वाला रोग है। आंख में होने वाला रोग है। अच्छा, इस रोग से क्या होता है? तो सर आंख सूख जाता है, यानी कि जो आंख का पानी होता है वो सूख जाता है। और साथ ही जो आपका अगला भाग होता है आंख का, वो बहुत ज्यादा सफेद हो जाता है। और साथ ही साथ कोर्निया में अल्सर जैसी बीमारी हो जाती है। तो सीधे तौर पे आप सभी याद रखेंगे कि शुष्का छिकोप को इंग्लिश में जीरोप्थेल्मिया बोला जाता है, या आप सीधे सीधे जीरोप्थेल्मिया भी बोल सकते हैं। ये कहाँ होने वाला रोग है? आप कहेंगे आंख में होने वाला रोग है। इससे क्या होता है? तो सर आंख सूख जाता है, यानी कि आंख का जो पानी होता है वो सूख जाता है। सवाल ये है कि गुरुजी ये किस विटामिन की कमी से होगा? तो आप सभी ध्यान में रखें, ये जो आपका जीरोप्थेल्मिया रोग है, ये विटामिन ए की कमी से, इसके कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि शुष्का छिकाप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है, आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट आपने बताया कि ये जो जीरोप्थेल्मिया नामक रोग है जिसमें आंख सूख जाता है, ये विटामिन ए की कमी से। बाकी आप सबों को मालूम है कि विटामिन ए जो है ये किस प्रकार का विटामिन है? आप कहेंगे गुरुजी ये वसा में घुलनशील विटामिन। क्यों? क्योंकि आप सबों को मालूम है कि जो विटामिन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील और दूसरा जल में घुलनशील। तो विटामिन बी और सी क्या है? तो आप कहते हैं जल में घुलनशील है, जबकि विटामिन के, ई, डी, ए ये सब के सब क्या है? तो सर वसा में घुलनशील विटामिन। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी विटामिन ए की कमी से रतौंधी या जीरोप्थेल्मिया रोग होता है, ये हम सबों को पहले से मालूम है। लेकिन जरा सा हमको ये बताओ कि यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन में विटामिन के है, तो ये विटामिन के किस प्रकार का विटामिन है? जल में घुलने वाला या वसा में घुलने वाला? तो अभी जस्ट मैंने बताया है आप, ये भी आपका क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन। क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो सर मानव शरीर में, मानव शरीर में, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन, रक्त का थक्का नहीं बन। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो विटामिन डी भी है, तो ये विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विटामिन डी भी आपका क्या है? विटामिन डी भी वसा में घुलनशील होगा। विटामिन डी भी क्या होगा? वसा में घुलनशील होगा। और यहाँ पे दो चीज ध्यान में रखें कि इसके कमी से बच्चों में, इसके कमी से बच्चों में कौन सा रोग होगा? रिकेट्स रोग हो। कौन सा रोग हो जाएगा? रिकेट्स रोग हो जाएगा। और एडल्ट यानी कि प्रौढ़ में जो जवान हो चुके हैं उसमें कौन सी रोग होगी? तो सर ऑस्टियो, ऑस्टियो मलेशिया नामक रोग हो, ऑस्टियो मलेशिया नामक रोग हो। आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होगा? आप कहेंगे रिकेट्स। और एडल्ट में किस प्रकार का रोग होगा? आप कहेंगे ऑस्टियोमलेसिया। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो सनलाइट है वो विटामिन डी का क्या है सर? तो सर इनफ सोर्स माना जाता है, रिच सोर्स माना जाता है, आप ये भी कह सकते हो। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि विटामिन डी का रिच सोर्स किसे बोला जाता है, आप कहेंगे सनलाइट को बोला जाता है। ये चीज भी ध्यान में रखिए। कमी से कौन सा रोग होगा? बच्चों में रिकेट्स और प्रौढ़ों में ऑस्टियोमेलेसिस। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। पहला ऑप्शन है बाल क्षय, मरासमस। दूसरा ऑप्शन है वाल वक्र। तीसरा ऑप्शन है बेरी बेरी। और चौथा ऑप्शन है वल्क चर्म।
ध्यान देंगे, यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? बात यहाँ पे प्रोटीन की जा रही है। किसकी की जा रही है? प्रोटीन की जा रही है। प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर प्रोटीन को जो है हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन खाने से आपके जो बॉडी का मसल्स है क्या होता है? उसका फॉर्मेशन होता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि प्रोटीन जो है वो कितने अम्ल से बनती है? तो सर ये जो है ये 20 अमीनो एसिड से बनता है, यानी कि 20 अमीनो अम्ल से बनता है। और मेरे मित्र आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन शब्द का इस प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था? प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था? तो आप याद रखेंगे कि जे बर्जीलियस ने करा। किसने करा था? जे बर्जीलियस ने। ठीक है। और साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि जो प्रोटीन की कमी से बीमारी होती है, प्रोटीन की कमी से बीमारी होती है, वो कौन सा बीमारी है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रोटीन की कमी से शिशुओं में यानी कि बच्चों में मरासमस रोग हो जाता है, मरासमस रोग हो जाता है, या फिर क्वासी रोग हो जाता है, या फिर क्वासी रोग हो जाता है। ये दोनों चीज आप अपने माइंड में रखेंगे। क्या? कि प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाएगा, और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा? जे वर्जिलियस ने करा। कमी से शिशुओं में मरासमस रोग होगा, इस या क्वासी हरकर रोग हो जाता है। और ये कितने प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है? 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम परिणाम क्या है? पहला ही ऑप्शन बाल क्षय यानी कि मरासमस है। सही आंसर कौन लेके जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लेके। आप कहेंगे गुरुजी हमारे ऑप्शन में बाल वक्र रिकेट्स दिया हुआ है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है ये बीमारी जो है वो विटामिन डी की कमी से। किसके कमी से होगा? विटामिन डी की कमी से होगा। और ये जो आपका बेरी बेरी बलहारी है ये किसके कमी से होगा? तो आप सभी ध्यान में रखना, विटामिन बी 1 की कमी से। किसकी कमी से होगा? विटामिन बी 1 की कमी से होगा। और नेक्स्ट ये क्या है आपका? ये सर स्किन डिजीज है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चर्म रोग कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए हूं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा? पहला ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, दूसरा ऑप्शन है कुतुब मीनार के ऊपर, तीसरा ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, चौथा ऑप्शन है अंटार्कटिका के कैंप में। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा? मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग बात करते हैं जी के मान की, गुरुत्वीय त्वरण की, हम लोग कहते हैं पृथ्वी तल पर ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहते हैं कि गुरु जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर। और साथ ही आप सभी कहते हैं कि गुरु जी पृथ्वी तल पर पृथ्वी तल पर पृथ्वी तल पर जी का मान पृथ्वी तल पर जी का मान न्यूनतम पृथ्वी तल पर जी का मान न्यूनतम कहाँ पे होता है? आप कहते हैं भूमध्य रेखा पे होता है। कहाँ पे होता है? भूमध्य रेखा पे होता है। और साथ ही साथ अधिकतम अधिकतम कहाँ पे होता है? तो आप कहते हैं ध्रुव पे होता है। और साथ ही साथ ऊपर जाने ऊपर जाने या फिर नीचे आने पर क्या होता है? तो सर जी का मान घटता है। जी का मान घटता है। ध्यान दीजिएगा अपने ऑप्शन। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा? तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर आप कहेंगे ऊंचाई पे जाएगा, यहाँ पे तो सर घटेगा, यहाँ पे घटेगा मतलब ये आंसर नहीं होगा। कुतुब मीनार के ऊपर ऊंचाई पे जाएंगे, आप कहेंगे जी का मान घटेगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरा है भूमध्य रेखा पर, तो आप कहेंगे सर पहले ही आपने लिखा है कि न्यूनतम कहाँ होगा? भूमध्य रेखा पे होगा, तो सर यहाँ पे भी क्या होगा? तो न्यूनतम होगा। तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि जी का मान सर्वाधिक कहाँ होगा। आपका एक ऑप्शन बच जा रहा है अंटार्कटिका के कैंप पे। तो आप सभी यहाँ पे अपने माइंड में याद रखेंगे ये जो अंटार्कटिका का कैंप है, यह जो अंटार्कटिका है जो अंटार्कटिका है ये कहाँ स्थित है? तो ध्रुव के पास स्थित।
अंटार्कटिका ध्रुव के पास स्थित है। और आप सभी क्या कह रहे हैं? आप सभी कह रहे हैं कि गुरुजी ध्रुवों पर जो जी का वैल्यू होता है वो अधिकतम होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर पहले ही क्लियर हो गया था कि ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करते हैं समझ पाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा जा रहा है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबों को मालूम है कि ये जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज होता है वो इंसुलिन के घर बढ़ाने की वजह से होता है। और इंसुलिन का सेक्रेशन अग्नाशय से होता है, अग्नाशय के बीटा कोशिका से। जाहिर सी बात है कि अगर हमारा अग्नाशय जो है वो क्या होगा, खराब हो जाएगा, तो सर इंसुलिन का प्रॉपर रूप से सेक्रेशन नहीं हो पाएगा और हम लोग बिना सोचे समझे किस रोग से घिर जाएंगे? मधुमेह रोग से घिर जाएंगे, यानी कि डायबिटीज से घिर जाएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी पेनक्रियाज या अग्नाशय। पेनक्रियाज या अग्नाशय। ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे लीवर भी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? यकृत कहते हैं। और ये क्या करता है? बाइल जूस सेक्रेट करता है। यहाँ पे किडनी है, बेसिकली इसका काम क्या होता है? तो सर फिल्ट्रेशन का होता है। आपके बॉडी में जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं उसको छानने का काम किडनी करता है। और हृदय क्या करता है? तो सर ये धारकता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रक्त को पंप करता है। रक्त को पंप करता है, यानी कि हृदय जो है वो आपके पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए। बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे क्वेश्चन कर जाए कि इबोला क्या है? फिर मित्र बताइए, आप सबों को ना मालूम है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सबों से जानना चाहूंगा। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तटीय क्षेत्र, इसी को कोस्टल एरिया बोला जाता है। दूसरा पहाड़ी क्षेत्र, तीसरा रेगिस्तानी क्षेत्र, और इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका? आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो घेघा रोग की बात की जा रही है, क्या इसी को ग्वाइटर बोला जाता है? ऑब्वियसली बोला जाता है मेरे मित्र, घेघा रोग को ही ग्वाइटर रोग भी बोला जाता है। और नो डाउट आप सबों को मालूम है ये जो आपका घेघा रोग है ये किसके कमी से होता है? आप कहते हैं आयोडीन की कमी से। किसके कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि जो हिली एरियाज होते हैं, पहाड़ी इलाका होते हैं, वहाँ के सॉइल में, वहाँ के फूड में आयोडीन की कमी होती है, आयोडीन की डिफिशियंसी देखी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के जो लोग होंगे वे ज्यादातर किस समस्या से पीड़ित होंगे? तो घेघा रोग से पीड़ित होंगे। और पहाड़ी लोग को आप अक्सर देखेंगे कि उसका जो ग्वाइटर होता है वो बाहर निकला हुआ रहता है, यानी कि जो गला होता है वो बैलून की तरह बाहर निकला हुआ। और एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि हिमालय एरिया को, यानी कि जो हिमालय का एरिया है, जो आपका हिमालय वाला एरिया है, हिमालय वाला एरिया है, यानी कि क्षेत्र है, इसको क्या बोला जाता है? इसको ग्वाइटर बेल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्वाइटर बेल्ट बोला जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को ग्वाइटर बेल्ट बोला जाता है? आप कहेंगे हिमालय क्षेत्र को ग्वाइटर बेल्ट। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? आप कहेंगे पहाड़ी क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। तो सही आंसर कौन लेके जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लेके। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या पूछा जा रहा है कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? ऑप्शन है फेफड़ा, छाती, वृक्क, यकृत। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं विटामिन ए की, बात करते हैं विटामिन ए के संग्रहण की, विटामिन ए के संग्रहण की, तो ये मानव शरीर में विटामिन ए के संग्रहण की, ये मानव शरीर में कहाँ स्टोर होता है? तो आप याद रखेंगे कि फैटी टिश्यू में, फैटी टिश्यू में, यानी कि जो बसीय ऊतक होते हैं उसमें, या फिर कहाँ पे होता है? तो सर या फिर यकृत में, यानी कि लीवर में स्टोर। आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, तो आपके ऑप्शन में तो फैटी टिश्यू नहीं लिखा हुआ है, आपके ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ यकृत लिखा हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। मादा क्यूलेक्स मच्छर की बात की जाती है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो मादा क्यूलेक्स मच्छर है, मादा क्यूलेक्स मच्छर है, ये जो है ये आपका फाइलेरिया का कारण फाइलेरिया का कारण बनती है। साथ ही साथ जापानी जापानी इन्फ्लस इन्फ्लैंट जापानी इन्फ्लैंटिस, ठीक है सर, जापानी इन्फ्लैंटिस और फाइलेरिया इसका कारण कौन बनती है, मादा क्यूलेक्स मच्छर बनती है। और जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है, मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है, वो किसका कारण बनती है, मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है वो मलेरिया का कारण बनती है। किसका कारण बनती है, मलेरिया का कारण। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है, आप सभी कहेंगे गुरुजी ये फाइलेरिया की वाहक है। और साथ ही मलेरिया के लिए क्या होगा, तो आप कहेंगे मादा एनाफ्लीज मच्छर। रिंग वर्म या दाद ये किसके वजह से होगा, तो सर ये जो है ये संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन के वजह से होता है। ठीक है, इसके बहुत सारे अलग अलग कंडीशन होते हैं। बहुत ज्यादा नमी वगैरह की वजह से रिंग वर्म या आप कह सकते हो दाद खाज खुजली हो जाए। उम्मीद करते हैं समझ पाए। बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है। थायराइड ग्लैंड, इसी को अबटू ग्रंथि भी बोला जाता है। और आप कहेंगे गुरुजी इसका स्थान तो गला में होता है। यकृत, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यकृत भी क्या है, तो एक प्रकार की ग्रंथि है। और ये क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पितरस कहते हैं। बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, इनमें से कोई। आप कहेंगे साधारण नमक पूछा जा रहा है, सोडियम क्लोराइड होगा। फॉर्मूला क्या होगा, NaCl होगा। कैल्शियम कार्बोनेट की बात की जा रही है, CaCO3। और सोडियम कार्बोनेट है ये, तो क्या होगा सर, Na2CO3। ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, आपके लिए जरूरी है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि तारों का रंग निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है उनके तापमान पर, दूसरा ऑप्शन है उनके दबाव पर, उनकी उम्र पर, सौरमंडल से उनकी दूरी पर। क्या कहेंगे कि गुरुजी जब तारा है तो जाहिर सी बात है कि वो गर्म होगा। क्यों, क्योंकि जो हॉट बर्न गैस होते हैं, बहुत अत्यधिक गर्म गैसेज होते हैं, उसी से तारे का निर्माण होता है। हमसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि तारों का रंग किस पे निर्भर करेगा। जाहिर सी बात है कि तारे का जो रंग होगा वो तारे के तापमान पर डिपेंड करेगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो स्मॉल स्टार होते हैं, जो स्मॉल स्टार होते हैं यानी कि छोटे तारे होते हैं, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना टेम्परेचर होने के बावजूद भी इसे कूल माना जाता है, ठंडा माना जाता है। लेकिन जो हैवी स्टार होते हैं यानी कि जो बड़ा तारा होता है आपका, उसका टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस, आप सोच सकते हो कि इसका 10 गुना हो जाता है। तो क्या ध्यान में रखेंगे कि जो छोटा तारा होगा उसका टेम्परेचर कम होगा, और जो सर हैवी स्टार होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तारा का रंग किस पे निर्भर करेगा, आप कहेंगे टेम्परेचर पे निर्भर। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सर कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आयोडीन टेस्ट का जो उपयोग है वो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को जांचने के लिए। आप कहेंगे कैसे जांचेंगे, तो मेरे मित्र आयोडीन सॉल्यूशन लेकर के अगर हम लोग किसी कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किए हुए फूड मटेरियल पे रखेंगे, जहां पे भी हम उस आयोडीन सॉल्यूशन को गिराएंगे उस फूड मटेरियल पे, तो वो जो फूड मटेरियल का कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, तो सर डार्क ब्लू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डार्क ब्लू हो जाएगा। और डार्क ब्लू होने का मतलब ये हुआ कि उसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग
जो है वो किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को जांचने के लिए होता है। और कभी कभी आपके ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट न दे करके स्टार्च दे दिया जाता है, तो परेशान नहीं होना है। कार्बोहाइड्रेट अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा, स्टार्च रहेगा, तो स्टार्च ही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। जनरली इसको हम लोग स्टार्च डिटेक्शन टेस्ट कहते हैं, और इसमें क्या किया जाता है, आयोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या पूछा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला CaCl2 होता है। कैल्शियम नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला CaNO3 होल 2 होगा सर। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, और इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि गुरुजी सही आंसर क्या होगा। मेरे मित्र, आप सभी को मालूम है कि अगर हम लोग बात करते हैं जिप्सम की, इसकी बात करते हैं जिप्सम की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी इसका फॉर्मूला CaSO4 2H2O लिखते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, इसको हम लोग पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जब इसी को गर्म किया जाता है, इसका आधा पानी उड़ जाता है, तब इसमें कितना पानी बचता है, तो सर आधा बचता है CaSO4 हाफ H2O। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है POP। क्या बोला जाता है, POP, जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और इसी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सर इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। तो जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आपके क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ हाइड्रेट लिखा गया है, डाइहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट की चर्चा नहीं की गई है। और क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो मेरे मित्र, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट और आपके किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये जो पीओपी है, इसका रासायनिक नेम क्या होगा, तो सर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O। जिप्सम की बात करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, फॉर्मूला की बात करेंगे तो CaSO4 2H2O। मेरे मित्र, इससे पीछे के 2 वीडियो सेशन में जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करा, और जो आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करा, ये तीनों ही सेशन आपका, यानी कि कुल मिलाकर के आपका जो पिछले सेशन में आपका 22 क्वेश्चन हुआ और इस सेशन में 14, तो कुल मिलाकर के ये 36 क्वेश्चन जो हैं वो आपके 2011 और 2015 एग्जाम के बिहार एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे। इससे ज्यादा साइंस क्वेश्चन नहीं पूछे, और सभी साइंस क्वेश्चन को आप सबों ने कर लिया है। और कहीं ना कहीं इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद आपको ये आइडिया लग गया होगा कि बिहार एसएससी सीजीएल एग्जाम में विशेष करके किस चीज को ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा है। अगर आप तीनों सेशन को देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायो को ज्यादा फोकस किया जा रहा है, और वो भी बेसिक बायो को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो अगर आप सभी एग्जाम में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये जरूरत है कि एक बार आप बायो का जो बेसिक चीजें हैं उसका रिवीजन जरूर करें। और साथ ही उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और मेरे ख्याल से अब अगर आपको इन सभी टाइप में से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले दें। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस।